अभी मैं पेट्रोल भरवा के आया हूँ दोबारा से। अगेन वो रेंटिंग के यार एक्सपेंसिव हो गया पेट्रोल और महंगाई हुई भी है, इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान के अंदर बात हो रही थी मेरी, तो पाकिस्तान में घर में हमारे एक छोटी गाड़ी है, तो वो तकरीबन कोई 3000 रुपीज़ का भरता था पेट्रोल। आज से कोई 6 महीने पहले आई थिंक लास्ट मैंने खुद भरवाया था, 6 मंथ्स पहले। तो वो अभी मेरी मेरी जब बात हुई तो पता चल रहा है वो तकरीबन 6000 से ऊपर का पेट्रोल उसमें डला है। तो बात ये है कि इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया के अंदर है, हर जगह इसने इम्पैक्ट किया हुआ है। लेकिन हम किस तरह से उसको मिटिगेट कर सकते हैं, हम अपने सिचुएशन को किस तरह चेंज कर सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं, अपनी थोड़ी सी वेल्थ प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। तो 7 पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं लोगों को भी कहूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रूर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और उस पर काम करें। डेफिनेटली उसमें आपको फ़ायदा होगा। और ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, इससे इससे पहले मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है यार आप यूएई के बारे में बता रहे होते हैं, या बाहर जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताते जो जो पाकिस्तान के अंदर रेलेवेंट हो। तो बात यह है कि मेरी इस वक्त ऑडियंस जो है ना 50-50 में डिवाइडेड है, पाकिस्तान में भी है और बाहर भी है। तो मुझे दोनों को थोड़ा सा लेके चलना पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको मेरी वीडियोज इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि उनको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है, और उनमें बहुत सारी चीज़ों में उनको एक आइडिया मिल सकता है कि यार ये चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। लेकिन यू नेवर नो कि आप पाकिस्तान से कब बाहर जाते हैं और उस वक्त आपको वो चीज़ें फ़ायदा करें, प्लस आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिल सकता है, आपको आपकी लर्निंग हो सकती है उन चीज़ों को देखने से। एनीवेज, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ के अंदर मैं बात करूंगा कि लोगों से जो लोग सेविंग्स करते हैं ना, और ज़्यादातर जो लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के मालिक हैं, वो लोग सेविंग्स में बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सेविंग्स आपको एक हद तक करनी चाहिए। सेविंग्स से ज़्यादा आपकी आपकी इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे एक अंकल हैं, वो अभी रिसेंटली उन्होंने एक घर ख़रीदना था। उसके लिए उन्होंने वो एक अपना जो एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट है वो बेचा। वो बेचने के बाद वो उनको अगला घर नहीं मिला, और जब नहीं मिला उसके अंदर तकरीबन कोई 1 साल गुजर गया, उसके उनके पास पैसे रहे। वो एक कन्वेंशनल से आदमी है, ना बैंक अकाउंट है उनके पास, है बैंक अकाउंट लेकिन वो उसमें पैसे नहीं डालते, हराम हलाल का चक्कर आ जाता है उसके अंदर। वो कहते हैं कि यार मुझे पैसे ही रखने हैं और मुझे घर ही लेना है, और उसको मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा, मुझे नहीं है कि मैं उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। तो जब वो ये कर रहे थे, तो अब आप सोचें कि 1 साल उन्होंने गुजार दिया उसके अंदर, वो पैसे रखे रहे, सेव रखे रहे उनके पास, और ना उस पर कोई रेंट मिल रहा था, ना उन्होंने कहीं स्टॉक्स को भी हलाल नहीं समझते, हराम समझते। मतलब ये मिसकॉन्सेप्ट हैं बहुत सारी चीज़ों के, इस्लामिक बैंकिंग को उस तरह से नहीं समझते। तो पैसे अपने जेब में रखे रहे, वो घर में रखे रहे, अल्लाह ना करे कोई भी मसला हो सकता था पैसों के साथ। वो तो खैर अभी तक सब सही है, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन ने उनको किस तरह से ईट अप किया। आप ये सोचें, ना उनको रेंट मिल रहा था उस घर का जिसकी वजह से उन्होंने उसको सेल आउट किया था अगले घर लेने के लिए। तो ये मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये ख़त्म करने चाहिए कि आपको सेविंग करें। सेविंग सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से करनी चाहिए। एक तो ये कि आपके पास इमरजेंसी फंड अगर आपके पास नहीं है तो उसको बिल्टअप करने के लिए आपको सेविंग करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो उसके लिए आप सेव करें कुछ अर्से के लिए, 1 साल 1.5 साल के लिए आप सेव रखें उसको, पैसों को, कि आप जो जो इन्वेस्टमेंट करनी है आप उसको रखें। लेकिन उस पॉइंट पर भी जब आप रखें, उन पैसों को रखें सेव करके, ऐसी जगह रखें थोड़े बहुत उनको, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करें ताकि सेफली आपको थोड़े बहुत पैसे उसमें फिर भी मिल सकें। इसके अलावा कोई बड़ी परचेज करनी है आपको, तो बड़ी परचेज के लिए भी आप सेव कर सकते हैं। तो सेविंग मेरे ख्याल से इन तीनों चीज़ों के लिए करनी चाहिए। तीन चीज़, जब ये तीन चीज़ें नहीं है माइंड में आपके, तो आपको फिर और सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेविंग का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए बंदे के पास कि हम किन चीज़ों के लिए सेविंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त ना रहें उस तरह से, जिस तरह से आप किसी ज़माने में, जब मोमेंटम का टाइम होता है ना, उस टाइम पर बंदा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि आप जब बहुत सब सही चल रहा होता है, उस टाइम पर आप खराब कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देंगे, खराब चीज़ में भी इन्वेस्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम वो ऊपर चली जाएगी। जैसे क्रिप्टो के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी जिस टाइम पर इन्फ्लेशनरी टाइम चल रहा था, लोग मनी प्रिंटिंग चल रही थी यूएस के अंदर, तो लोग क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे और दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और उसके अंदर कोई उनको फ़ायदा भी हो रहा था। $60,000 तक चला गया बिटकॉइन। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर आना शुरू हुआ, तो उसके अंदर वो अपनी दोबारा से उसने लो बनाना शुरू किया। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि उस तरह की वैल्यू नहीं होती है उनके अंदर। मैं उसके अंदर एग्जांपल देता हूँ। यूएस के अंदर लेट से आप बात करें तो टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बहुत इनोवेटिव कंपनी है, लेकिन जो उसके स्टॉक की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और उसका रीज़न ये था कि लोग ये समझ रहे थे कि ये ओवर द मून जाएगी, और एक टाइम आएगा जो इसके अंदर ग्रोथ नज़र आएगी, जबकि उसके अंदर उसका रेवेन्यूज उस तरह के नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे।
अब वो टाइम ऐसा नहीं है कि आप इस तरह की जो मोमेंटम बेस्ड कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। टेस्ला के अंदर मुझसे कोई पूछे तो मैं शायद आज भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अपसाइड उसका कितना है ये मुझे नहीं पता। इसी तरह से शॉपिफाई की एग्जांपल है यूएस के अंदर, इसी तरह से टीआरजी की एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर कि टीआरजी किस तरह से एक मोमेंटम बना हुआ था टीआरजी का, और ग्रोथ उसमें नज़र आ रही थी लोगों को कि यार वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ और वापस स्टॉक अपनी जगह पर आ गया और अभी एक नॉर्मल लेवल के ऊपर चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में इन्फ्लेशन के टाइम के ऊपर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। सेकंड पॉइंट ये था मेरा कि जो मोमेंटम बेस्ड कंपनीज हैं या बिटकॉइन हो गया, इस तरह की चीज़ों में उतना इन्वेस्ट करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत मशहूर एक सेइंग है ना, कैश इज ट्रैश। तो कैश इज़ वाकई ट्रैश, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप बैठे हुए आपने $50,000 आपके पास है, फर्स्ट करें $50,000 इक्वलेंट आपके पास है, $50,000 को मैं पीछे बैकयार्ड में जाता हूँ और वहाँ पर खोद कर गड्ढा उसको दफन कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास $50,000 का गोल्ड है, वो भी दफन कर देता हूँ। इसी तरह पाकिस्तानी रुपये मेरे पास मौजूद है $50,000 के इक्वलेंट, वो मैं दफन कर देता हूँ। वो 10 साल बाद आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ ऐसी आपको इन तीनों में से आपको ज़्यादा वैल्यू देगी। डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि कम से कम रुपये तो नहीं देगा। तो रुपये आपको नहीं देगा तो फिर क्या देगा? फिर आप कहेंगे यार नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है डॉलर, तो डॉलर भी मेरे नहीं ख्याल के आपको उस तरह का रिटर्न देगा। गोल्ड कुछ हद तक आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि गोल्ड का एक बात यह है कि गोल्ड एक अगर एक सर्टेन लेवल से नीचे जाता भी है ना, तो उसके अंदर लोग उसको बाइंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को नजर आएगा कि यार हम ज्वेलरी ले सकते हैं गोल्ड गोल्ड के लिए, गोल्ड को यूज़ करते हुए ज्वेलरी ले सकते हैं, गोल्ड को यूज़ करते हुए हम जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं गोल्ड की वो बहुत अच्छी हैं। अगर एक सर्टेन लेवल से नीचे चली जाएगी तो लोग कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे उसको, मोबाइल फ़ोन और अच्छा कंडक्टर है तो वो उसके अंदर, और बहुत सारे उसकी उसकी नीड्स हैं, जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं वो पूरी करता है गोल्ड। इसलिए गोल्ड के अंदर एक सर्टेन लेवल से नीचे गोल्ड नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है कि गोल्ड एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन सर्टेन लेवल से ऊपर भी शायद ना जाए, या हो सकता है चला जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, मैं कहता हूँ उनको एटलीस्ट, वैसे तो मैं कहता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बेकार है, लेकिन अगर आपको हेज रखना है, कुछ एक सर्टेन आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप तकरीबन कोई अपनी नेटवर्थ का 20% गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप 20% आप इन्वेस्ट करते रहें। लेट से आज आपके पास 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप 20,000 रुपए का गोल्ड लेना, बाकी चीज़ें कहीं और इन्वेस्ट करना है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो लोग बाहर है पाकिस्तान से, उनके लिए मैं गोल्ड उस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ 10% से ऊपर नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए गोल्ड की, एट मैक्स 10% आप रख लें, वो आपका एज एन इंश्योरेंस हेज होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी कि जो प्रेशियस मेटल है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। ऑल्दो कि हम कहते थे कि इन्फ्लेशन के दरमियान, इन्फ्लेशन के दौरान गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन यू नेवर नो, आज से 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद गोल्ड की क्या सिचुएशन होती है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपका रहना चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट पे आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ब्लू चिप कंपनीज देखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट की बात करें, जैसे मैंने पहले बात की थी कि मोमेंटम कंपनीज की जगह ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, सेफ रहती हैं, चाहे आप इन्फ्लेशनरी टाइम के अंदर हो, चाहे एक रेगुलर इन्वायरमेंट के अंदर आप मौजूद हो। आपको हर सूरत में कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक लेट से पाकिस्तान की बात करें तो एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, आपको हो गया जो कंपनी मिलर ट्रैक्टर्स हो गया, इस तरह की कंपनीज जो कि आपको डिविडेंड पे कर रही होती हैं और उनकी वैल्यूएशन भी अच्छी होती है, उन कंपनीज के अंदर आपको हर वक्त इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी कोई उसके अंदर फ़ायदे वाला टाइम होगा, उस टाइम पर वो एकदम से शूट करेंगे, एंड यू नेवर नो कि कब टाइम आता है। वो 10 साल के अंदर एक दिन कोई ऐसा आएगा या एक महीना कोई ऐसा आएगा जिसके अंदर वो आपको सारा का सारा रिटर्न पूरा करके दे जाएगा आपको, और डिविडेंड आपको साथ में मिल ही रहे हैं। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर बिलीव करके उनमें इन्वेस्ट करें, तो वो चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे ना हो, वो उसके अंदर अपने परफॉर्मेंस दे रही होंगी, आपको डिविडेंड भी पे कर रही होंगी, अपनी प्रॉब्ली स्टॉक की ग्रोथ भी एक टाइम पे कर रही होंगी, और थोड़ा बहुत मिटिगेट कर रही होंगी आपका जो रुपी डेप्रिसिएशन है, तो उसको भी मिटिगेट कर रही होंगी। तो मेरे ख्याल से जो ब्लू चिप कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट करें। बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, मैं उनको हमेशा एग्जांपल देता हूँ एप्पल की। एप्पल किस तरह से डिविडेंड भी दे रहा होता है, ग्रोथ भी होती है। मैं खुद यूज़ कर रहा होता हूँ, मुझे खुद उस कंपनी के अंदर बिलीव है मेरा कि यार वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं उसकी प्रोडक्ट हमेशा लेता रहूँगा। एक इकोसिस्टम मेरे घर में जो मौजूद है वो भी एप्पल का है, तो इसलिए मुझे उसके अंदर उसका बिलीव है, डिविडेंड पे हो रहा होता है। सरवा के ऊपर मैंने बात की थी, मैं किस तरह से एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो सरवा के थ्रू मैं कह रहा होता हूँ आपको $50 चाहिए, तो $50 अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी देख रहे हैं मुझको, तो $50 के लिए आप सरवा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सरवा इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत मिनिमल अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वर ट्रेड भी उसका एक फीचर है, तो उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने न्यूज़ लेटर में भी लिखा था कि मैं एप्पल के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट के ऊपर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिजिकल रियल एस्टेट को मैंने जिस तरह से देखा है पिछले ऑलमोस्ट कोई 15 सालों से, तो जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें तो फिजिकल रियल एस्टेट को फायदा करती है इन डॉलर टर्म्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। लेकिन अभी पिछले 3 साल के अंदर मैं देखूं तो 3 साल के अंदर जो भी मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो वो मुझे उस तरह से फायदा नहीं कर रही है, उसने डॉलर टर्म्स के अंदर मुझे नुकसान ही दिया है। लेकिन आज से 6 महीने पहले अगर किसी ने कनाडा में इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसका नुकसान हो रहा होगा। तो ये तो साइकिल, दिस इज सिक्लिकल। सिक्लिकल क्या होता है कि सिक्लिकल उसके अंदर आप 10 साल का एक पीरियड ले लें, 10 साल के अंदर कभी अप आएगा और कभी डाउन आएगा, ऐसा रहता है रियल एस्टेट के अंदर, ऐसा रहता है पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे कि वो अप एंड डाउन साइकिल चल रही होती है। तो अभी डाउन साइकिल है, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसे हैं तो नथिंग लाइक इट, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे कैविएट्स होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। मैं बात करूं तो इसके अंदर अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह से मेरा घर मेरा पाकिस्तान मेरा घर ऐसी कोई स्कीम जो लॉन्च की हुई है, उसके अंदर कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि उसके अंदर आप उसको उसमें जाएं, क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट रेट, अगर आपके पास घर ऑलरेडी नहीं है तो इट्स नथिंग लाइक इट कि आपको लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक घर रहने का मिल जाए, पीस ऑफ माइंड होता है और बहुत सारी इसमें फ़ायदे होते हैं घर के, रियल एस्टेट के, चाहे वो आपका अपना घर हो चाहे रेंटल प्रॉपर्टी हो। तो रेंट जो जो इन्फ्लेशन का टाइम होता है उसके अंदर, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही होती है, तो घर इवेंचुअली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएगी, हर चीज़ महंगी होगी, तो घर इवेंचुअली वो भी एक्सपेंसिव होगा, रेंटल भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑफ कोर्स फॉरेन नहीं होती ये सारी चीज़ें, इसमें टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होते होते। तो मैं कहूँगा रियल एस्टेट इज़ समथिंग नॉट टू बी मिस्ड वाइल इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी टाइम। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ सेल्फ रिलायंस के ऊपर आपको करना चाहिए हर चीज़ में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गवर्नमेंट से भी अलग हो जाएं और अपना काम खुद करने की कोशिश करें। एग्जांपल मैं देता हूँ सबको सोलर की। पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत एक्सपेंसेस आपको लगेंगे इनिशियली, लेकिन उसके बाद आपका अगर वंस आपने सोलर लगा लिया तो आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को वापस पैसे भी बिजली भेज भी सकते हैं और अपना लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग करने की देर होती है। लोग, मैं देखता हूँ लोगों के पास पैसे होते हुए भी जो है ना वो ये काम नहीं कर रहे होते। खैर, मैंने अपने घर में पाकिस्तान में नहीं किया हुआ ये काम, उसका रीज़न ये है कि मैं खुद पाकिस्तान में नहीं हूँ अभी। अगर मैं होता तो डेफिनेटली मैं ये काम सबसे पहले करता कि अपने घर को सोलर पर ट्रांसफॉर्म कर देता। और जितनी मैंने स्टडीज़ अभी तक देखी है इसमें कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा आपको अपना डिज़ाइन अच्छा रखना चाहिए घर का। सोलर से आपको फ़ायदा ये भी होता है कि जो टॉप वाली रूफ़ होगी उसके अंदर भी थोड़ा सा आप जो शेड लगाएंगे, पैनल्स लगाएंगे, उससे आपको आपकी हीट कम होगी, तो आपको एयर कंडीशनिंग का भी यूजेज थोड़ा सा कम होगा उसके अंदर। अपने घर को प्रोटेक्टिव रखें, उसके अंदर कोटिंग करवा के रखें जिसके अंदर आपकी जो इंसुलेशन हो वो आ जाए। आप गार्डनिंग करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि अगर आपके पास घर है तो उसके अंदर गार्डनिंग कर सकते हैं, सब्जियां कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात आती है ना, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि अपना जो कोशिश करें कि अपने ऊपर रिलाई करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि घर में कुआं खोदें, क्योंकि कुआं आप खोद तो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर खोद सकते हैं कुआं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं यूएई को देखता हूँ या बाहर भी देखें तो ये एक कंट्री की रिसोर्स होती है, ये स्टेट की रिसोर्स है, पानी जो अंडरग्राउंड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टेट, आप क्या बोल सकते हैं उसको, खैर वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट होती है। जो जो अगर आप बोरिंग करवाएंगे या कुआं खोदेंगे पानी के लिए, पानी एक बहुत बड़ा मसला है। अपने अपने जो एयर कंडीशनर्स हैं उनको इस तरह से उनका सिस्टम ऐसा बनाएं कि उसके अंदर पानी आपका जो है वो सेव हो सके, जो उसका कंडेंसेशन के बाद जो पानी निकलता है, या तो उसको आप जो जो गार्डनिंग है उसके पानी में यूज़ कर लें या किसी और चीज़ में यूज़ करें, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए। हर चीज़ को रीयूज़ रिसाइकिल के उसके मेथड के ऊपर चलें, अपने आप के ऊपर सेल्फ रिलायंट हो जाएं। नंबर 7 पॉइंट और आखिरी पॉइंट मैं ये कहूँगा कि यार आप हसलिंग करें, साइड इनकम के लिए बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर देखें कि क्या क्या आप कर सकते हैं। जॉब अगर कोई कर रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि साइड इनकम आपको बनाने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइवर पे काम करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं। ये तो एक नॉर्मल जो आजकल चल रहा है, मैं उसकी बात करूँ, लेकिन लोगों को मैंने साइड में रियल एस्टेट पे भी काम करते हुए देखा है। लोग एजेंट्स बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा कोई लाइसेंस वाइसेंस का चक्कर है नहीं, आपका खुद भी काम कर सकते हैं। तो काम जब गवर्नमेंट ने आपको कोई रोक टोक नहीं की है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और करनी चाहिए। साइड इनकम लाजमी होनी चाहिए। एट द टाइम देखें, इन्फ्लेशन के टाइम में जो मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट का तो मैंने बता दिया कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपनी वेल्थ प्रिजर्व कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अपनी जो डेली लेवल की इनकम है इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप नहीं बना सकते। आप किसी लेट से
टी बिल में इन्वेस्ट कर देंगे, आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे जो मनी मार्केट का होगा। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप उसमें पैसे बना सकते हैं। लेकिन वो अपने पैसों से ही पैसे बनाएंगे, थोड़े बहुत जो भी बनाएंगे, लेकिन वो आप देखेंगे कि यार वो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से उसके रिटर्न हैं इतने अच्छे नहीं है। जो सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा वो आपको अपनी बेसिस के ऊपर मिलेगा कि आप जब अपनी मेहनत से डे इन डे आउट जो जॉब कर रहे होंगे और उसको इन्वेस्ट करके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट ले रहे होंगे कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, रियल एस्टेट में मैंने बताया था इससे पहले कि आप फिजिकल रियल एस्टेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल के साथ आप स्मार्ट क्राउड जैसी कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको दुबई के अंदर रहते हुए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ऑफर करता है, तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एकदम से मुझे ओवर द टॉप ऑफ माइंड याद आया, तो मैंने कहा बता दूं, रेफरल लिंक लगा हुआ है नीचे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं जिस तरह कह रहा था कि आपको जो अपनी एबिलिटीज़ है उसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए और टाइम की बर्बादी ना करें। मैंने इस पर एक न्यूज़लेटर लिखा था जो जिसका मैं लिंक लगा दूंगा कि जो रैट रेस है ना हमारे पास, एक तो पैसों की रैट रेस होती है और एक रैट रेस होती है कि आप किस तरह से अपने सोशल मीडिया पे अपनी बात को ऊपर रखते हैं। तो वो आप ना करें, सोशल मीडिया को छोड़ दें, जो बहस होती है ना पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पे काम करें। जो पैसे आप खुद कमा सकते हैं, जो खुद मेहनत से कमा सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से आपको, अगेन मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वेल्थ प्रिजर्वेशन के अंदर जो फायदा होगा वो मिलेगा। मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, उसको देख सकते हैं जाकर। इसके अलावा मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर, किस तरह से मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।